जैसे मिठाई खाना किरदार की खराबी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ 30 सेकेंड्स। टाइम क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे फ़ाइनली मुलाकात हो रही है और प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मौसम जो है वो भी बदल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जब ईद आएगी और मुतवक्के है 2 सितंबर को, तो वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि दिन जो हैं वो तो शायद गर्म ही होंगे मगर रातां जड़ियां ने वो राती पाले शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है इतनी जल्दी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अब तो नवंबर में आप तो को करें कि मौसम रात को ठंडा होगा और दिन को मोतदिल होगा, और सितंबर अक्टूबर अभी हबस का मौसम समझा जाता है, गर्मी का मौसम समझा जाता है, और दिसंबर एग्जैक्टली सर्दियों का मौसम श्रिंक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं वो शराब नोशी का मसला है, वो बला नोशी का मसला है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं मुआशरे में वो इसके शिकार नहीं है, चंद लोग ही इसके शिकार। नहीं इजाज़ भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। खुसूसन जो नुमायां लोग हैं, जो क्रीम है सोसाइटी की, जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हैं या अफसरान हैं, और फोर्सेस के लोग भी बहुत ज़्यादा, और हर शोबे से वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, जर्नलिस्ट, सभी जो नुमायां मकाम रखते हैं ज़िंदगी की एक स्टेज पे जाके उनको लगता है कि स्ट्रेस उनसे मैनेज नहीं होती, और उन्हें कोई ये सलाह दे देता है कि शराब नोशी से या मै नोशी से वो अपनी स्ट्रेस को बस पलक झपकते में काबू कर सकते हैं, और शाम को जब वो थोड़ा अनवाइंड करना चाहते हैं, अपने दिन की जो स्ट्रेसेस हैं उनको अपने आप से अलहदा करना चाहते हैं और शाम मनाना चाहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक कुछ कामयाबियां भी हासिल करते हैं, और कुछ ये चूँकि लाइफ बड़े फास्ट ट्रैक पे आ गई है और हमें बहुत तेज़ी से काम निपटाने होते हैं, क्योंकि कनेक्शन बहुत आसानी से होने लगे हैं। आजकल बातों को कल पेपर्सों पे डालने का रुझान बहुत कम हो गया है, तो शाम तक जो एक ज़हनी आलाइश जमा हो जाती है, जिसे कुछ कहते हैं स्ट्रेस जमा हो गई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई सलाह दे देता है। भला चंगा आदमी होता है जो सलाह दे देता है, और उसकी अपनी ज़िंदगी शराब से मुतासर भी नहीं होती, पर जिनको वो सलाह देता है उनमें से कुछ की ज़िंदगी मुतासर हो जाती है, क्योंकि शराब हर पीने वाले को बर्बाद नहीं करती। शराब पीने वालों में से कुछ को बर्बादी होती है, और ख़ुसूसन वो लोग जो ज़रा अर्ली एज में शराब शुरू करते हैं, जैसे कि टीन एज में तो बहुत ज़्यादा बर्बादी की रेशो है। टीन एज में भी पी लेते हैं? ओहो इजाज़ भाई, आप कहाँ रहते हैं? नहीं मतलब हमारे मुल्क में क्योंकि शराब पे बैन है, और बीइंग अ कंट्री वेयर इट इज़ प्रोहिबिटेड। शराब बहन है, आप यूँ समझें। बहन बहन मतलब किस चीज़ की है? लोगों की नहीं यानी कि जब कोई मसला हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो कि बहन जी गल सुनो। अच्छा, मतलब ये बैन नहीं है, ये ऐसे ही बस बातें बनी हुई हैं। ये हमारे बैन चलती है। बिल्कुल बातें बनी हुई हैं हमारे 5 स्टार होटल्स में या क्लब्स में, जिम खाना में, इधर उधर जितने भी ये क्लब्स होते हैं, इनके अंदर शराब जो है वो ऐसे ही सर्व होती है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स सर्व होते हैं, और शादियों ब्याहों पे, मेहंदियों पे, और नेगोशिएशन टेबल पे, ये हर जगह बीच में शराब। हमारे यहाँ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत इस चीज़ का रवाज होता है कि वक्तन फ़ौक्तन शाम को पार्टियाँ की जाती हैं, जिसमें टीन एजर्स जो हैं वो शराब से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और ये बिल्कुल रची बसी है। हमारी ऊंची क्लास में शराब बिल्कुल रची बसी है। अभी हमने किसी दूसरी ड्रग का जिक्र नहीं किया, बेशुमार ड्रग्स हैं जिनमें से कुछ स्ट्रीट ड्रग्स हैं और कुछ पार्टी ड्रग्स हैं, लेकिन शराब के हवाले से मैं आपको बताऊं
कि यहाँ आप जिधर नज़र डालेंगे, अगर आप ज़रा आँख रखते हैं जो चीज़ों को देख सके, तो आपको शराब का दौर दौरा नज़र आता है। जो आपने स्कूल की बात की है, तो ये क्या बच्चे जो हैं वहाँ पे भी पी के आ जाते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने ये बंदोबस्त कर रखा है कि जब 8-10 साल के बच्चे अपने घर से सुबह रात की पार्टी की बची हुई शराब पी के आते हैं और टुन होते हैं स्कूल में, तो उनको रिकवर करने के लिए एक कमरा मुकर्रर होता है कि जिसमें वो बच्चे 5-4 घंटे गुजार के पढ़े बगैर घर वापस चले जाते हैं। घरों में जो लेट शराब की पार्टियाँ होती हैं, तो सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे गिलासों में बची खुची शराब पी के टुन होकर स्कूल जाते हैं। ये भी बहुत आम बात है। अच्छा, जितना अर्ली कोई शराब शुरू करता है, क्योंकि हमारे जिस्म में शराब से निपटने का एक निज़ाम है जो कुदरत ने अपनी किसी ख़ास हिकमत की वजह से बनाया हुआ है, दूसरे ममालियंस में या दूसरे जानदारों में वो निज़ाम नहीं है। इसलिए इंसान शराब पी सकता है, जैसे इंसान घास नहीं खा सकता, बकरी घास खा सकती है, और इस तरह फ़र्क होता है। तो इंसान शराब पी सकता है, लेकिन शराब पीने का जो निज़ाम है वो 25 साल की उम्र तक ज़रा खोखला होता है, और अगर अर्ली ऑन कोई शराब पीना शुरू कर देता है तो उस निज़ाम पे बोझ पड़ता है। और आप समझें कि जो लोग टीन एज में शराब पीते हैं, हर 3 में से 1 आखिरकार अल्कोहलिक बनेगा। यानी 33% लोग शराब पीने वालों में से टीन एज में से शराबी बन जाते हैं, और 66% को उसी तरह नॉर्मल शराब 2 ड्रिंक्स रोज़ पीने का मौका मिलता रहता है। लेकिन अगर 45 साल की उम्र में शराब शुरू करने वालों की रेशो देखा जाए कि उनमें से कितने हैं जो शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं या शराबी बन जाते हैं, बलानोश बन जाते हैं, तो वो 10% है, यानी 10 में से 1। और इससे आगे उम्र में अगर चले जाएं, जो 60-65 साल की उम्र में शराब शुरू करते हैं, जो कि बहुत कम देखने में आया है, तो उनमें 20 में से 1 जो है वो अल्कोहलिक बनेगा। फिर इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जो इम्कानात बढ़ा देते हैं, लेकिन बुनियादी जो असल पहलू है वो जेनेटिक्स का है। नहीं, असल पहलू तो ये है ना कि ये जितने भी लोग शराब पीते हैं, इनका किसी तौर पे चाहे यंग उम्र में या लेट उम्र में किरदार ठीक नहीं होता, करेक्टर का उनमें फ्लॉ होता है। अच्छा, नहीं जाद भाई, ड्रिंकिंग पर से इज़ नॉट ए डिफेक्ट ऑफ करेक्टर। यानी मैं शराब पीने से नहीं आप ये किसी पे लेबल कर सकते कि वो किरदार की ख़राबी का हामिल है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को इस तरह देखेंगे कि जो बंदा शराब पीता है वो बद किरदार है, तो फिर दुनिया के बेशतर ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में तो इतने ज़्यादा लोग हैं, अक्सरियत ही 90% लोग अगर शराब पीते हैं तो फिर सबका किरदार तो फिर ख़राब हो गया ना। नहीं, शराब पीना एक चॉइस है। हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब में शराब पीने से मना किया गया है, और शराब को बुराइयों की जड़ या बुराइयों की माँ कहा गया, उम्मुल खबाइस का। जी, कि इससे बुराइयाँ निकलती हैं, इससे प्रॉब्लम्स निकलते हैं, और इस बात से सारी दुनिया इत्तफाक करती है कि अगर शराब पीने वाले में शराब की बीमारी आ जाए तो फिर बस समझे कि ये बर्बादी हो गई। बीमारी यानी शराब पीना, जो मैंने बताया कि जो टीन एज में शराब शुरू करते हैं उनमें से 33% में शराब की बीमारी आगे चंद सालों में आ जाती है। जो 45 साल की उम्र में शराब पीते हैं उनमें से 10%, और जो 65 साल या उससे ऊपर उम्र में शराब पीते हैं उनमें से 20 में से 1 में शराब की बीमारी आती है। और शराब की बीमारी आने का मतलब ये है कि उन्हें शराब पीने के बाद जहरीले मादों का सामना होता है जो उनके खून में सर्कुलेट करते हैं, यानी जिस्म में जाके शराब सही तरीके से प्रोसेस नहीं होती, और 2-4 घंटे के अंदर अंदर जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे मत मारी जाती है, जिससे बात नहीं होती, जिससे चला नहीं जाता, और अजियत होती है, दिल और शराब पीने को करता है। यानी शराब की बीमारी का ये इनबिल्ट फैक्टर है कि जितना कोई शराब से बुरी हालत में उतरता चला जाता है, उतना ही उस वक्त उसका और ज़्यादा शराब पीने को दिल करता है, और वो दुनिया के सामने तमाशा बन के रह जाता है। लेकिन जो लोग शराब के मरीज़ नहीं बनते, यानी शराब पीते हैं लेकिन वो बीमार नहीं होते,
वो शराब से ये जो थोड़ा बहुत फ़ायदा लोग कहते हैं कि जी टेंशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन टेंशन क्या ख़त्म होती है, मसाइल तो वहीं के वहीं रहते हैं। और ये टेंशन ख़त्म करने का बहुत ही पुराना तरीका है। इसका मतलब है जो लोग शराब पीते हैं वो मॉडर्न तो नहीं हो सकते। मॉडर्न बंदा तो वो होगा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखता है, जो अपनी टेंशन को हकीकत में जिद्दोजहद करके तो खुशी में बदलता है। तो जो सचमुच की चीज़ है वो तो अमली जिद्दोजहद से आती है। और अल्कोहल के बारे में तो वो कहा जाता है ना कि अल्कोहल इज़ ए लाई, ये एक झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ चूँकि कल्चर ऐसा है कि जो कोई भी शराब पीता है उसे ज़रा टेढ़ी आंख से ही देखा जाता है और मुआशरा उसको अप्रूव नहीं करता। दूसरी तरफ हमारे जितने भी सिग्निफिकेंट लोग हैं, जो सोसाइटी का ऊपर का तबका है, जिन्हें लोग उनकी कामयाबियों की वजह से रश की नज़र से भी देखते हैं, तो उनमें शराब का पहलू नुमायाँ नज़र आता है। और आखिरकार हमारे मुआशरे में चाहे 33% लोग शराब की बीमारी में उतरें अर्ली एज ड्रिंकिंग की वजह से, या 10% लोग शराब की बीमारी में उतरें मिडल एज ड्रिंकिंग की वजह से, आखिरकार तो एक जब शराबी बनता है या एक बंदा शराब पीते पीते शराब की बीमारी में मुब्तला होता है, तो कम से कम 25 लोग घर पे या कामकाज की जगह में या सोसाइटी में मुतासर होते हैं, क्योंकि वो सड़क पे गाड़ी सही तरह नहीं चलाता, वो एक्सीडेंट करता है, वो दफातर में सही तरीके से अपनी मैनेजमेंट नहीं करता, वो घर में बहुत अब्यूसिव होता है, वो गाली गलौज करता है, वो मारपीट करता है और फिर भूल जाता है। मज़े की बात है कि रात को ये सब कुछ करके सुबह बहुत अंदाज़े बेनियाजी से पूछता है कि बेगम साहिबा आप नाराज़ क्यों हैं, क्या हुआ, कोई ख़ता हुई मुझसे? और बीवी फूट फूट कर रोने लगती है कि रात आपने मुझे ये कहा या वो कहा। कहते हैं मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। और ये जो भुलक्कड़पन है इसकी कई किस्में हैं शराब की बीमारी में, जिसमें एक तो शराब के गहरे नशे में किए हुए अपने बातें याद नहीं रहती, अपनी हरकतें याद नहीं रहती। फिर बाद में ये सूरत हाल भी दरपेश होती है कि जिस वक्त वो शराब के नशे में नहीं होता उस वक्त के दौरान भी जो कौलो करार हैं, जो बातें हैं, उनको याद नहीं रहती। और ये बहुत बड़े मसाइल पेश आते हैं। दुनिया में लोग दूसरे मुल्कों से होके आ जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने एग्ज़िट किया था, किसी और मुल्क में गए थे और फिर वापस आए। हाँ डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारी बातें शराब नोशी के मुतालिक बताई। यहाँ पे जो आज मसला हमें इनबॉक्स में आया है इसके काफ़ी सारे जवाब तो आपने दे दिए, मगर ये जो पूरी पिक्चर है, इसके जो जिक्सॉ पज़ल हैं, इस तस्वीर के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, वो तभी पूरे होंगे अगर मैं आपसे ये मसला जो दरपेश है, इन साहब को जिनका नाम वकार है, ये एक कोरियर कंपनी के CEO हैं, मालिक हैं, और 20 साल से अपनी कंपनी सही तरीके से कामयाबी से चला भी रहे हैं। पर्सनालिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और गोल्फ़ के बड़े शौकीन हैं ये, और ये कह रहे हैं कि 6 फुट से ज़्यादा माशाल्लाह कद है, बड़े खुश लिबास भी हैं। और ये अभी तक काफ़ी सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं मुल्क के मुख्तलिफ, उनके पास जा चुके हैं और उन्होंने इनको बताया कि आपका असल मसला ये है कि आपको डिप्रेशन है, और वो इनको एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं और शराब नोशी भी थोड़ी सी कम करने को कहते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि 20 साल ही से ये कंपनी के मालिक और 20 साल से ये शराब नोशी में भी हैं और मसला इनका हल नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे कहते हैं कि गुज़श्ता 3 साल से ज़्यादातर ऐसे टाइम भी आए हैं जब इन्होंने शराब नहीं पी, मगर हफ़्ता 2 हफ़्ते के बाद ये इनका जो है ना शराब नोशी रोके रखने का बंद टूट जाता है, पैमाना लबरेज़ हो जाता है। शराब नोशी का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो पास आउट नहीं हो जाते, यानी कि बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, या तो फिर सोबर रहते हैं या फिर टोटली पास आउट हो जाते हैं।
और ज़्यादातर इनको शराब पीने का तब दिल मचलता है जब वो गमगीन होते हैं, इनके ऊपर काम का बहुत स्ट्रेस होता है और ऐसे वक्तों में ये सोचते हैं कि इन जज्बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे शराब ज़रूर पीनी होगी। और ये वकार साहब जो है, इनका मूड जो है जब भी लो होता है तो ये शराब पीते हैं और इनको वक्ती सुकून मिलता है शराब पीने से, मगर फिर बेसुकूनी डेरे डाल देती है और कई दफ़ा इनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत तैश आता है। और जब ऑफ़िस में तो अपने ये एम्प्लॉइज़ के साथ तो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, मगर घर में ये बंद टूट जाते हैं और ये अपने बच्चों के साथ और अपनी बेगम साहिबा के साथ बहुत गुस्से का इजहार करते हैं, मगर बाद में इनको बड़ी नदामत होती है कि मैं ख़ुद पर काबू नहीं रख सका। और ये 25 साल से शराब के साथ जंग कर रहे हैं, मगर ये अभी तक शराब नहीं छोड़ पाए, छोड़ना चाहते हैं और फिर ये ज़्यादा अपने आप को अधूरा और कमतर महसूस करते हैं और इनको लगता है कि इनका कंट्रोल जो है अपने ऊपर नहीं है। होशमंदी जब भी इनमें होती है, यानी कि जब ये सोबर होते हैं, तो इनको लगता है कि इनके अंदर परेशानी, बेचैनी, इज़्तिराब की कैफियत और एहसासात जो हैं, यही वो वजह हैं जिनकी वजह से इनकी इज़्ज़त नफ्स भी अपनी जो है सेल्फ़ इमेज भी लो है और फिर ये शराब पीते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि मैं जो भी काम करूं बिल्कुल परफेक्ट करूं पूरी तरह से। उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत ऐसे की है कि जो भी काम करो दुरुस्त करो, और वकार ने उनकी ये बात का नतीजा ये निकाला कि मैं जो भी काम करूं, जब भी करूं, उसमें कोई कमी ना रह जाए, कजी ना रह जाए। इनके बड़े भाई जो थे वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और निसाबी सरगर्मियों में भी A+ थे रिज़ल्ट्स उनके। तो ये भी महसूस करते हैं कि मैं भी अपने काम काज में बेहतरीन कारकर्दगी करूं, चाहे वो खेल का मैदान हो या इनकी जो है लाइफ का मैदान हो। और ये एक वाक़या भी इन्होंने शेयर किया है कि एक दफ़ा ये जब स्कूल में थे तो फ़ुटबॉल का मैच में ये खिलाड़ी बड़े अच्छे थे और इन्होंने एक गोल किया जो कि बड़ा अच्छा गोल था, मगर इनके जो एक साथी खिलाड़ी थे उन्होंने 2 गोल किए तो इनकी खुशी मान पड़ गई कि मैंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो दफ्तरी औकात में ये बड़े लॉन्ग आवर्स काम भी करते हैं, मगर फिर जब ये थक जाते हैं तो एट टाइम्स ही हैज़ टू रिजॉर्ट टू ड्रिंकिंग। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए कुछ टाइम निकालें, अपॉइंटमेंट दें, और मुझे अपना बुनियादी मसला ये लगता है कि आप मुझे परफेक्ट बना दें ताकि मैं खुश रहूं और इसमें आप मेरी मदद करें। ये इन्होंने अपनी लाइफ। अच्छा, ये मैं आखिरी बात से शुरू करना चाहूँगा कि हम सब इस वहम में कभी ना कभी मुब्तला ज़रूर रहते हैं, जो CEOs होते हैं ख़ास तौर पर, कि वो परफेक्ट हों, फ्लॉलेस हों। और ऐसा चूँकि मुमकिन नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है और इंसान अल्लाह का नाइब होने के नाते, और करीब का नाइब नहीं है, दूर का नाइब है, यानी अल्लाह में और इंसान में फ़र्क बहुत है, लेकिन है नाइब। और फिर इंसान के पीछे बहुत सारी मखलूक़ात हैं अल्लाह की, और उनका भी इंसानों से फ़र्क बहुत सा है। यानी जितना दूसरी मखलूक़ात का और इंसानों का फ़र्क है, फिर इंसानों का और खुदा का फ़र्क इससे भी बहुत ज़्यादा है। और CEO मामलात काबू में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ऐसे लोग अपने बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि तुमने बहुत परफेक्ट होना है, तुम्हें बहुत ऊंचा जाना है, तुम्हें बड़े किसी ऊंचे दरख्त की ऊंची शाख पे उल्टा लटकना है। अच्छा, इंसानों का असल जो गोल है वो पुरसुकून जहन या प्रॉस्पेरिटी जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं अच्छे एहसास का मालिक होना, कि वो अपने आप से खुश हों, जब वो आईने में अपनी शक्ल देखें जी तो उन्हें लगे कि आप अच्छे आदमी हैं। मतलब ये जो है बहुत बड़ी एक तमगा है, ये बहुत बड़ी दौलत है जो इंसान सिर्फ अपने आप को खुद ही दे सकता है, क्योंकि जितना इंसान अपने आप को जानता है और कोई उसको इतना नहीं जानता। ट्रू। मुझे याद है एक ज़माने में मुझे गुस्सा बड़ा आता था, और वो इसी वजह से आता था कि ये चीज़ ठीक क्यों नहीं, और वो चीज़ क्यों नहीं ठीक, और ऐसा क्यों नहीं है, और वैसा क्यों नहीं है। और एक दिन मैं मरी में था तो एक दुकान पे मुझे एक चाय का कप नज़र आया, बड़ा खूबसूरत था,
और ये को 25 साल पहले की बात है, और उस कप पे लिखा हुआ था नॉट गॉड। तो मैंने कप पकड़ा तो बारीक बारीक ऊपर लिखा हुआ था आई एम नॉट गॉड, और मैंने वो कप ख़रीद लिया और मैंने उसमें चाय पीना शुरू की, और मुझे इतनी ट्यूनिंग हो गई कि अब मैं किसी भी चाय में, किसी भी कप में चाय पीऊँ तो मुझे ये ख्याल आने लगता है कि वन मोर टाइम मैं अपने आप को रिमाइंडर दे सकता हूँ कि तुम खुदा नहीं हो, क्योंकि मर्ज़ी जो हरदम चलती है 100% मौक़ों पे और 365 दिन साल के, वो तो सिर्फ खुदा की चलती है। और इंसानों की कभी मर्ज़ी चलती है, कभी नहीं चलती, और इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो एक तो परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम अपने आप से मुतमिन होना, अपने आप से खुश होना, ये है असल गोल जो हमें परस्यू करना चाहिए। और जब हम अपने आप से खुश होते हैं तो हम इतने अच्छे हो गए होते हैं कि फिर लोग तो हमसे खुश ही होते हैं। असल मसला ये नहीं है, लोग ज़रा आसानी से खुश हो जाते हैं हमसे, लेकिन हम खुद हैं जो आसानी से अपने आप से खुश नहीं होते। अब आइए, ये जो शराब का मामला है, तो जितनी भी बर्बादी शराब के नतीजे में सामने आती है, एक दुनिया वाक़िफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो बर्बादी शराब की वजह से नहीं होती। वो बर्बादी शराब से पैदा होने वाले एक टॉक्सिन से या जहरीले मादे से होती है, जो चंद लोगों में जेनेटिक्स वजूहात से पैदा होने लगता है। यानी शराब की बीमारी जीन्स में होती है, शराब पीना जीन्स में नहीं होता। शराब पीना इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होकर होता है कि दूसरे लोग और इर्द गिर्द के माहौल में क्या चल रहा है, आप कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब आप शराब पीने का फ़ैसला करते हैं तो ये फ़ैसला आपकी जीन्स करती हैं कि आप आइंदा आने वाले वक्तों में नॉर्मली ड्रिंक करेंगे या शराब की बीमारी में मुब्तला होंगे। सो एक दफ़ा ये फ़ैसला करना या ना करना तो हमारे हाथ में होता है कि हमने शराब को शुरू करना है कि नहीं, लेकिन एक दफ़ा हम शराब पीना शुरू कर दें तो फिर ये फ़ैसला हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कैसे पिएंगे और ख़त्म करेंगे कहाँ पे, और कहाँ छोड़ेंगे इसको, और कहाँ ब्रेकें लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ये पहलू फिर बहुत नुमायाँ होकर सामने आने लगता है। और वो जो जहरीला मादा अल्कोहल से बनता है, तो आप यूँ समझें कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जब दो हिस्सों में तकसीम होता है तो वो दो जहरीले मादे बन जाते हैं जिन्हें एल्डिहाइड कहा जाता है। और एल्डिहाइड आगे ब्रेक डाउन होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जाती है शराब। यानी दो स्टेजेस पे शराब की डिग्रेडेशन होती है, या आप समझे कि अपने अंजाम को पहुंचती है। एक स्टेज पे वो एल्डिहाइड में तब्दील होती है, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये काम होना चाहिए ताकि जितनी देर अल्कोहल सर्कुलेट करती रहे खून में मज़ा देती रहे। और जब वो एल्डिहाइड में तकसीम हो तो ये जहरीला मादा है, तो इसे फिल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तकसीम हो जाना चाहिए ताकि वो जिस्म से उसका खराज हो सके। अब जीन्स में जो ये बीमारी होती है तो उसके नतीजे में ये उलट हो जाता है कि अल्कोहल जल्दी टूट के एल्डिहाइड बन जाती है, पर एल्डिहाइड लिंगर ऑन करती रहती है खून में, और ये वो टॉक्सिन है जो कि सिडेटिव है और जिससे मत मारी जाती है और जिससे इंसान को समझ में नहीं आता कि वो बात कैसे करे और वो चले फिरे कैसे और वो फंक्शन कैसे करे। नशा इससे होता है? नहीं, नशा इससे नहीं होता। इससे गुनूदगी हो सकती है, इससे ड्रंकननेस हो सकती है, इससे बंदा पास आउट हो सकता है, इससे बंदा बेहोश हो सकता है, जिसे आप नींद नहीं कहेंगे। नशा और कैफियत है जिसके लिए लोग शराब पीते हैं, उसमें गुनूदगी कोई नहीं होती। अगर गुनूदगी शुरू हो जाती है तो समझे कि वहाँ नशे का जिक्र गुजर गया पीछे, और गुनूदगी जो आगे है इसे ड्रंकननेस या इंटॉक्सिकेशन कहेंगे। जब किसी बंदे ने शराब पी होती है और वो नशे में होता है तो देखने वालों को बिल्कुल शायबा तक नहीं होता कि किसी ने शराब पी हुई है। जब लोगों की उंगलियां उठने लगें तो आप समझे कि बात नशे से आगे निकल के शराब की बीमारी के हदूद में दाखिल हो चुकी है। सो जो लोग शराब पीते हैं और नशे में होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस तो ऊपर चली जाती है, लेकिन जो लोग इस हद से आगे गुजर जाते हैं और शराब की बीमारी में और गुनूदगी में जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली नीचे जाना शुरू हो जाती है।
अच्छा, ये जो मामला है जिसमें ये 2-2, 3-3 हफ्ते शराब से दूर रहते हैं क्योंकि साहब का तजर्बा उन्हें दूर रहने पे मजबूर करता है, और फिर उनको क्रेविंग होती है, और फिर कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई कामयाबी मिलती है, कोई थकावट होती है, कोई माहौल बना होता है, तो फिर वो ये धोखे में आ जाते हैं कि आज मैं नॉर्मली थोड़ी सी शराब पी सकूँगा, और वो शराब पीते हैं तो फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता वो उसमें गर्क रहते हैं और बहुत बुरा हाल होता है, जिस्मानी सेहत ख़राब होती है, सर दर्द करता है, बहुत ही बुरे हालात में से गुज़रने के बाद वो फिर पुट ऑफ हो जाते हैं शराब से, और फिर वो तहैया करते हैं कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, और 2-4 हफ्ते के बाद वो फिर इसी ट्रैप में आके, तो ये एक साइकिल है। और ऐसे लोग समझते हैं कि वो शराब के मरीज़ नहीं है। मज़े की बात ये है, वो कहते हैं जब 4 हफ्ते नहीं कोई पीता, कहते लो जी मैं तो शराब का मरीज़ ही नहीं, जब क्यों छोड़ देते। चाहिए तो इजाज़ भाई वही बात है जो मैं कहूँ कि मेरी जो ड्राइविंग है ना वो पिछले साल से बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो आप कहेंगे कि अच्छा वो कैसे, मैंने ड्राइवर जो रख लिया, अब मैं ड्राइविंग करता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी थी, मैं कभी गाड़ी इधर उधर थोड़ी बहुत लगा देता था। तो अब अगर मैं ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं गाड़ी लगती, अब बिल्कुल नहीं, अब गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती मुझसे, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग ही नहीं करता। तो किसी बंदे का ये पता करने के लिए कि उसे शराब की बीमारी है या नहीं है, इससे इस बात का पता नहीं चलेगा कि कितने कितने दिन वो शराब नहीं पीता। पता इससे चलता है कि जब वो शराब पीता है तो क्या होता है, और जब कोई शराब पीता है तो उंगलियां उठती हैं और बंदा जो है इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है और ऊट पटांग बातें करता है और बातें दोहराता रहता है और लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग कर करके लोगों से गिले शिकवे करता है, और जो बातें आम हालात में लोगों से नहीं कर सकता वो शराब पी के तो बड़े धड़ल्ले से वो बातें करता है, झिझक दूर हो जाती है। तो ये वो इंटॉक्सिकेशन है, ये वो जो जहरीले मादे हैं वो दिमाग पे कुछ इस तरह असर करते हैं कि इंसान को ना नताइज की परवाह रहती है और ना वो जमा तफरीक कर सकता है कि मेरे ताल्लुकात का क्या बनेगा। तो उस तरह वो कहते हैं जी शराब पी के लोग सच्ची बातें करते हैं, नहीं, शराब पी के लोगों की मत मारी जाती है, जो नहीं करने वाली बातें होती हैं वो करते हैं। अच्छा, जब ये शराब पी रहे होते हैं तो एक हद होनी चाहिए ना कि पी के कुछ सुरूर आए, कोई मज़ा आए, मगर वो स्टॉप क्यों नहीं करते, वो पीते ही क्यों जाते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं कि यहाँ बेडरूम में भी पी रहे हैं, बाथरूम में भी पी रहे हैं, तीसरे कमरे में, ऐसा क्यों करते हैं? वो स्टॉप क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बात यह है कि जो नॉर्मल ड्रिंकिंग है उसमें जब कोई बंदा 2 ड्रिंक ले लेता है तो तीसरे ड्रिंक की तलब नहीं रहती, मन भर जाता है। जैसे लोग खाना खाते हैं तो जो नॉर्मल लोग खाना खाते हैं तो ख़ास हद तक खाना खा के एक चपाती थोड़ा सा सालन लिया तो उसके बाद, लेकिन कुछ लोग हैं जो धड़ाधड़ पराठे पे पराठा खाए जाते हैं, उनका मन नहीं भरता और वो फिर ज़्यादा जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उनको बहुत बुरा भी महसूस होता है, उनका मोटापा भी आ जाता है। तो ये जो चीज़ होती है जिसमें हद से गुजर जाने का पहलू है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि वो शराब पीना पसंद करते हैं या उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं जिनको वो शराब में गर्क करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी होता है कि जितना वो पीते हैं प्यास उससे ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप देखें कि जब हम पानी पीते हैं तो इस बात का फ़ैसला कि हम कितना पानी पिएंगे नॉर्मली हमारी प्यास करती है, और दिसंबर में ये फ़ैसला और तरह से होता है और जून जुलाई में ये फ़ैसला और तरह से होता है कि हम कितना पानी पिएंगे। हम खुद ब खुद पानी की मिकदार 4-5 गुना बढ़ा देते हैं गर्मियों के मौसम में। अब अगर आप डायबिटीज़ में देखें तो जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं तो वो आम लोगों की निस्बत भी ज़्यादा पानी पीते हैं और बार बार वो बाथरूम में जाते हैं क्योंकि उनका मुंह खुश्क होने लगता है, उनको प्यास ज़्यादा लगती है, तो प्यास फैसला करती है। तो शराब में भी जब कोई बीमार नहीं होता, जब कोई शराब का मरीज़ नहीं होता तो 2 ड्रिंक पीने के बाद आप उसे कहें कि एक और पी लो तो वो बसद इसरार तो शायद पी ले, लेकिन नॉर्मली वो कहता है कि नहीं बस ठीक है। फिर उसे अपने आप को कोई मजबूर नहीं करना पड़ता कि मैं और ना पीऊँ, लेकिन जिसे अपने आप को रोकना पड़ता है शराब से, समझिए यही है वो जो बीमारी की तरफ चल रहा है। जिसको ब्रेकें लगाने में दुश्वारी हो, जिसे ये करना पड़े कि 2 ड्रिंक किसी के सामने पी लिए, 2 ड्रिंक किसी की पीठ पीछे पी लिए घर में बीवी के या किसी और के, और 2 ड्रिंक जो है रास्ते में सफ़र में किसी जगह गाड़ी रोक के पी लिए ख़रीद के,
2 ड्रिंक जो है वो पार्टी में पहुंच के पी लिए। तो जो इस तरह के हाबड़े में पड़ा होता है तो यही है वो जो मरीज़ है, क्योंकि जितनी शराब अंदर जाती है उससे ये एल्डिहाइड बनती है, जो ये वही चीज़ है जो किसी ज़माने में मरीज़ों को सर्जरी के लिए जब बेहोशी दी जाती थी तो ये चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड नॉर्मली इतने मुख्तसर वक्त के लिए बननी चाहिए शराब पीने के बाद के सेकंड के 40वें हिस्से में उसे फर्दर ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। लेकिन शराब के मरीज़ में या जिसको शराब की बीमारी होती है, ये एल्डिहाइड कई सेकंड, मिनट और घंटे आगे ब्रेक डाउन नहीं होती, जिससे वो जमा हो जाते हैं खून में जहरीले मादे, जिससे ना साफ दिखाई देता है, ना साफ सुनाई देता है, ना वो सीधा चल सकता है। अगरचे उसको लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ और वो गाड़ी की चाबी ज़िद कर रहा होता है कि मुझे दे दें, लेकिन एक्चुअली दूसरे लोग जानते हैं कि ये गाड़ी चला नहीं सकता। और ये जो एल्डिहाइड है ये एक कीटोन होता है, ये एक तेज़ाबी मादा होता है जो कि ना सिर्फ जहरीला होता है बल्कि गुनूदगी कॉज करता है, अजियत देता है और फर्दर शराब पीने पे मजबूर करता है। और जब तक लोग ड्रंक होते हैं और पूरी तरह पास आउट नहीं होते तब तक उनका हाथ मुसलसल शराब के जाम की तरफ बढ़ता रहता है। और ये जो वो पास आउट हो जाते हैं, ये कुदरत उनकी जान की हिफाजत के लिए बंदोबस्त करती है कि अब ये बेहोश हो जाएं तो अच्छा है, वरना ये पीते पीते मर जाएंगे। ये जो आप मादों की, फासिद मादों की बात कर रहे हैं और कीटोन्स की बात कर रहे हैं, ये तो डायबिटीज़ में भी होते हैं। तो डायबिटीज़ की बीमारी और अल्कोहलिज्म की बीमारी टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसमें काफ़ी पीछे मुमासलत है। देखिए, डायबिटीज़ की बीमारी का ताल्लुक शुगर से होता है, शराब शुगर से बनती है और उसमें भी कैलोरीज होती हैं, शराब में भी और शुगर में भी कैलोरीज होती हैं। और ये फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसके तहत मीठी चीज़ों से कोई यीस्ट डाला जाता है, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो मीठा खाते हैं तो उसके नतीजे में उन्हें डायरिया हो जाता है। अब यूँ समझे कि यीस्ट को जब डाला जाता है मीठी चीज़ों में तो उनको बड़ा मज़ा आता है मीठी चीज़ें खाने में और वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उनको डायरिया हो जाता है। और जो वो डायरिया है, जो वो लूज मोशन है, अब मुझे ये बात पता यीस्ट के, हाँ, ये अल्कोहल है। अच्छा, अब इब्तदा में 10,000 साल पहले अरबों ने जिन्होंने इसको ईजाद किया था, तो वो ऐसा था कि किसी बंदे को भूख लगी, खाने को कुछ नहीं था, कहीं गले सड़े फल कई दिनों के पड़े थे, उसने वो खा लिए, तो ना सिर्फ उसकी भूख मिट गई बल्कि उसको सुरूर आने लगा। तो फिर वो जान के वो ऐसे करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये शराब बनना शुरू हो गई। और अब ब्रूरीज हैं दुनिया में, शराब को बड़ा सजाया बनाया जाता है, रिबन बांधे जाते हैं, बोतलों की डिज़ाइनिंग होती है, तो ये एक अलग ही गोरख धंधा है। तो एक्चुअली आप यूँ समझे कि डायबिटीज़ और अल्कोहलिज्म पीछे कहीं इनका आपस में गहरा रिश्ता है और इलाज मुआलजे में भी टेक्निकली जो असूल हैं वो दोनों के हवाले से काफ़ी कॉमन है, जिस पे हम अभी थोड़ी देर में ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। और शराब एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैलोरीज भी होती हैं जो कि 7 कैलोरी पर सीसी होती हैं। और ये कैलोरीज ऐसी होती हैं, यानी ये तवानाई ऐसी होती है जिसे जिस्म स्टोर नहीं कर सकता, बल्कि जिस्म को इस एनर्जी को फ़ौरन खर्च करना होता है। ये एम्प्टी कैलोरीज हैं, इनको हम ब्लैक एनर्जी भी कहते हैं, जिसे खर्च करना ज़रूरी है। इसीलिए लोग शराब पी के तो डांस शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ जो है उनके जिस्म में ये कैलोरीज उन्हें डांस पे मजबूर कर रही होती हैं, दूसरी तरफ अगर बीमारी है शराब की तो एल्डिहाइड उन्हें सिडेशन की तरफ धकेल रही होती है और लग रहा होता है कि वो अपने अंदर से ज़ोर लगा के उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे उठा भी नहीं जा रहा। और ये जितना लड़खड़ाना है और जितना ये स्लर्ड स्पीच है, यानी बात नहीं होती, ये सारे का सारा इस जहरीले मादे की वजह से होता है। और ऐसा ही मिलता जुलता जहरीला मादा डायबिटीज़ के शदीद केसेस में भी होता है, जो कभी किसी जगह बेहोश पाए जाते हैं मरीज़, तो और उनके मुंह से जो स्मेल आ रही होती है वो गंदे मीठे फलों जैसी, सड़े हुए फलों जैसी होती है। और ये उस वक्त डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने की ज़रूरत होती है कि बंदा शराब के नशे में धुत के बेहोश पड़ा है या बंदा डायबिटीज़ की बीमारी में गनूदगी में बेहोश होकर पड़ा है। डायबिटीज़ में तो इंसुलिन की कमी होती है। डायबिटीज़ में कीटोन्स के मादे इसलिए बनते हैं कि इंसुलिन की कमी होती है। वो तो इंटरनल प्रोसेस है जिससे कीटोन्स के मादे बनते हैं, जहरीले मादे बनते हैं, जिससे ज़िंदगी ख़तरे में पड़ती है। लेकिन यहाँ
अंदर से कोई ऐसी सोर्स नहीं है जो जहरीले मादे पैदा कर रही होती है, बल्कि बाहर से जब अल्कोहल अंदर जाती है और अंदर से निज़ाम ठीक नहीं होता शराब के हवाले से, तो जहरीले मादे बनते हैं। और बज़ाहिर उस मरीज़ के हालात समझने के लिए फिर ब्लड शुगर चेक करनी पड़ती है, फिर देखना पड़ता है दीगर मामलात और तय करना पड़ता है कि ये अल्कोहलिक है, यानी ये बलानोश है। उसमें ज़्यादा मिलेगा बंदे में। फिर जब डायबिटीज़ के हवाले से हम फैसला करते हैं तो उसमें वाज़े नज़र आता है कि शुगर जो है वो एबनॉर्मली हाई है और कीटोन्स है। यस। और जब हम ये फैसला करते हैं कि नहीं ये शराब का मरीज़ है जो कि पास आउट हुआ है, तो उसमें ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होती है और कीटोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल के लेवल्स हाई होंगे, अल्कोहल के लेवल अलहदा जब जांचते हैं तो वो अलहदा नज़र आ जाते हैं चेक करते हुए कि खून में इतना अल्कोहल का लेवल है, इतना एल्डिहाइड्स का लेवल है, और ये एल्डिहाइड्स जो हैं वो अल्कोहल से बने हैं। क्योंकि एल्डिहाइड्स वो टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ बंदा इंटॉक्सिकेटेड है, यानी शराब के नशे में धुत है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि फ़िल्मों में हमेशा से लोग शराब के मरीज़ का करैक्टर करते हैं और उससे कभी अलमिया और कभी तरबिया सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, कभी हंसाने और कभी रुलाने की। देवदास 3 दफ़ा बनी, बिल्कुल, जिस पे बेपनाह सरमाया भी। कभी दिलीप कुमार प्ले कर रहे हैं, कभी शाहरुख प्ले कर रहे हैं, बट एवरी टाइम वो शराब पी के वो एक करैक्टर है जो अपना दुख का रोना रोता रहता, जो रोना रोता रहता है। अमिताभ बच्चन भी यही करता रहा, वो शराबी फिल्म है जी। और जो शराब पीने वाले हैं यानी मरीज़ जो हैं शराब के, वो बड़े शौक़ से उन करैक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं जब वो अपने आप को मज़लूम गर्दानते हैं और अपने साथ होने वाली सो कॉल्ड ज़्यादतियों का तज़किरा करते हैं, तो वो बड़े शौक़ से ये फिल्में देखते हैं। या फिर वो जो आपने कहा तरबिया, तो एक करैक्टर था इंडियन फिल्म्स में जिसका नाम ही जॉनी वॉकर था, वो कॉमेडियन था। जी जी, अभी भी है। अच्छा। अभी भी है। तो मैं इसमें एक दिलचस्प बात बताऊं आपको कि दिलीप कुमार जिन्होंने देवदास में एक लाजवाल किरदार अदा किया शराबी का, वो शराब नहीं पीते थे, ना पीते हैं। आजकल वो अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, वो बहुत बड़े अदाकार हैं बरे सगीर पाक व हिंद के। तो उन्होंने कभी शराब नहीं पी ज़िंदगी में, भले आदमी हैं। और उनको जब शराब का ये किरदार दिया गया तो वो अदाकारी में बड़ी संजीदा वो रखते थे, दिलचस्पी के भी मैं परफेक्ट किरदार निभाऊँ। तो वो जब किरदार करते थे तो उनसे वो हो नहीं पाता था और डायरेक्टर मुतमिन नहीं हो रहा था। अच्छा। तो इत्तेफाक की बात है कि शाम को उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त एनेस्थेटिस्ट से हुई, और ये पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले की बात है। तो उस दोस्त ने जो बेहोशी देने का काम करता था, तो दिलीप कुमार को कहा कि अगर तुम ये करैक्टर करना चाहते हो तो तुम क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा सूंघ के किया करो ये करैक्टर। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एल्डिहाइड एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी ये आपस में कज़न है, बहने बहने हैं। और वो भी कीटोन है, वो भी कीटोन है। और किसी ज़माने में आपको पता है क्लोरोफॉर्म मरीज़ों को बेहोशी देने के लिए इस्तेमाल होता था, और फिर उसे जहरीला समझ के, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एल्डिहाइड की तरह जहरीला है, और एल्डिहाइड भी उससे पहले किसी ज़माने में एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होता था। और क्लोरोफॉर्म तो खैर बहुत अरसा इस्तेमाल होता रहा, और फिर बेहतर एनेस्थेटिस्ट आ गए तो क्लोरोफॉर्म को छोड़ा। तो डॉक्टर ने मशवरा दिया कि तुम ऐसे करो, ये मैं तुम्हें एक बॉटल में क्लोरोफॉर्म दे देता हूँ, जब भी तुमने एक शॉट करना हो तो तुम उसको ऐसे करके तो क्या करो, और उससे तुम्हारे अंदर वो कैफियत तारी हो जाएगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही उस तरह की बात करोगे जैसे कि ड्रंक बंदा करता है या शराब के नशे में करता है। तो डायरेक्टर से सलाह की गई, तजर्बा किया गया, तो वो बड़ा कामयाब निकला। तो उस सारी फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने वो जो फॉर्म का सहारा लिया देवदास बनने के लिए। हाँ, तो बड़ी इसीलिए वो अदाकारी मुतासर करती है कि चेहरे पे सारे तासुर वही आ जाते हैं जो सचमुच शराब के बीमार के चेहरे पर होते हैं, और इसीलिए वो किरदार इतना लाजवाब था कि वो शराब तो नहीं उन्होंने कभी पी थी, या इस तजर्बे में से या इस फीलिंग में से वो गुजरे नहीं थे,
उन्होंने शराबियों को देखा ज़रूर था, लेकिन ये जो थोड़ा सा वो क्लोरोफॉर्म जो सूंघ लेते थे तो उससे वो शॉट बड़ा अच्छा अदा हो जाता था। और उन्होंने ये जो दिलचस्प वाक़या है वो एक दफ़ा अपने टेलीविज़न इंटरव्यू में बयान किया। और भी उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात थे जो उन्होंने अपनी किताब में भी बयान किए हैं। तो ये जो एल्डिहाइड है जी, ये समझना चाहिए कि असल में कल्प्रिट है। और हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हो के ये कर रहा है, जबकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डिहाइड होता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को सही पस मंज़र में देखने लगते हैं तो जो जिक्सा पज़ल है उसके सारे हिस्से अपनी अपनी जगह सही बैठना शुरू हो जाते हैं। यानी शराब पीना और शराब का बीमार होना दो अलग चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए। जैसे मिठाई खाना और डायबिटिक होना, देखिए आम आदमी मिठाई खाएगा तो उसको मज़ा आएगा, ओके है, लेकिन जब कोई डायबिटिक मिठाई खाएगा तो फिर जो अगले 24 घंटे और आने वाले बुरे वक्त उस पर आएंगे तो वो बहुत तकलीफ दे होंगे। तो डॉक्टर ऐसे में जब लोगों को बता देते हैं कि आपको डायबिटीज़ है और आपने मिठाई नहीं खानी, तो लोग हाँ जी करते रहते हैं, लेकिन पीछे जाके वो भी मिठाई खाने से बाहर रात को फ्रिज में चोरी चोरी फ्रिज में से चीज़ें खाते हैं। और उन्हें ये काम सीखना पड़ता है कि कैसे मिठाई ना खाएं। यानी जब हम भी यहाँ अपने डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में, हमारा जैसे विलिंग वेज है जहाँ अल्कोहलिज्म और काउंसलिंग का इलाज सारा चलता है, तो साथ ही ट्विन हॉस्पिटल है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट जहाँ डायबिटिक्स का इलाज होता है। तो हम मरीज़ों को कभी ये नहीं कहते कि आप मीठी चीज़ों से परहेज़ किया करें, हम कहते हैं आप मीठी चीज़ों से परहेज़ करना सीख लें। हम कभी नहीं कहते कि आप वर्जिश किया करें, हम कहते हैं वर्जिश करना सीख लें। बल्कि हम तो एक और भी उनको बात कहते हैं कि ना सिर्फ खुद सीखें बल्कि अपनी फैमिली को भी सिखाएं कि घर में ऐसी चीज़ें आपके सामने ना आएँ कि आपका दिल जो है उसकी तरफ माइल हो जाए और आप हाथ ना रोक सकें। क्योंकि याद रखें कि जिन चीज़ों से हमें बाज रहना होता है, अगर हम कोशिशें अपनी 11th आवर पे शुरू करते हैं तो वो कभी कामयाब नहीं होती। जब हम 7th आवर पे कोशिशें शुरू करते हैं तो वो कामयाब होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज डिनर में आपने परहेज़ करना है, बद परहेज़ी नहीं करनी और आपने अपनी डाइटिंग को सैबोटेज नहीं करना और 8 बजे आपका डिनर है और आप अपनी इन कोशिशों को कि आपकी डाइटिंग सही जारी रहे और आप फालतू ना खाएं, इन कोशिशों को आप 8 बजे शुरू करते हैं तो आखिरकार आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे, आप ज़्यादा खा जाएंगे। लेकिन अगर आज 4 बजे यानी कई घंटे पहले आप सोच लेते हैं और आप प्लान कर लेते हैं कि कितना खाना अरेंज होना चाहिए, कितना खाना आपको मैसर होना चाहिए, कितना खाना सामने होना चाहिए, और आप वक्त से पहले तैयारियां करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ स्नैक भी ले लेते हैं ताकि इश्तहा ना हो जाए, इश्तहा ना हो जाए, फाका ना करें ताकि आप बेकाबू ना हो जाएं। क्योंकि जब हम एकदम ऐसी सूरत हाल में फंस जाते हैं जहां हमने परहेज़ करना होता है खाने का या अल्कोहल का या किसी चीज़ का भी जो हमने फ़ैसला किया है कि हम नहीं करेंगे, तो अचानक जब वो सूरत हाल दरपेश होती है तो आप समझे कि ऐसा लगता है जैसे नज़र आना बंद हो गया है और हम मेस्मराइज़ हो गए हैं और हम अपनी पुरानी आदत के हाथों मजबूर होके कुछ वही कर बैठते हैं जिससे हमने सोचा था कि नहीं करेंगे। और उस दौरान हमें विल पावर एक कमज़ोर सी दूर से आती हुई आवाज़ की तरह सुनाई देती है और हम वही कर बैठते हैं जो नहीं करना था, और फिर हम अपने आप को बुरा भला भी कहते हैं, उससे सेल्फ इस्टीम भी कम होती है। बुरी आदत है जी है। तो विल पावर जो है वो ऐसे कामों के लिए बचा के रखनी चाहिए जिन्हें आप करना चाहते हैं और आदत डालना चाहते हैं। अगर आप वर्जिश की आदत डालना चाहते हैं तो आप विल पावर यूज़ करें, वर्जिश करना शुरू करें और उसमें दीगर पहलू भी ख्याल रखें तो आपको वर्जिश की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी आदत के ख़िलाफ़ चलना है तो फिर विल पावर की बजाय हमें एक पूरा सिस्टम लेके चलना पड़ेगा जिसमें विल पावर का अपना रोल है, लेकिन स्किल पावर का उससे ज़्यादा कि आपको पता हो कि वो काम वो सीखना पड़ेगा। फिर सोशल कैपिटल के दूसरे लोगों का हम पे जो असर होता है उससे कैसे बचना है, क्योंकि अगर हम
चाहते हैं कि डाइटिंग करें और उठना बैठना हमारे ऐसे लोगों के साथ है जो सुबह शाम खाने की बातें करते हैं और खाने का एहतमाम करते हैं, तो फिर ये कामयाबी होना मुश्किल है। फिर एक मेंटोर की भी ज़रूरत होती है, गुरु की भी ज़रूरत होती है, जो या तो कामयाबी से वो काम कर चुका हो जो हम करना चाहते हैं या फिर उसका माहिर हो। और अलावा अज़ीं हमें कुछ नॉन लिविंग चीज़ों की मदद भी चाहिए होती है, जैसे कि एनवायरनमेंट है, हमने कौन सी सड़क पे जाना है, किस सड़क से नहीं गुज़रना, किस सड़क से गुज़रना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। कोई गैजेट्स भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। कोई पिटफॉल्स, कोई ट्रैप्स होते हैं? ठीक है, अगर आप कैंट से आ रहे हैं तो आप अगर माल रोड के रास्ते में आएंगे तो रास्ते में जिम खाना पड़ता है, और अगर आपने ताज़ा शराब छोड़ी है तो फिर बेहतर यह है कि आप शेरपाव के पुल से आप इधर गाड़ी आराम से बग़ैर सोचे समझे, ऐसे लगता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद उधर मुड़ना शुरू हो गया। और एनवायरनमेंट, लोग और वक्त, ये बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रिगर हैं। शाम का वक्त ख़तरनाक होता है शराब वालों के लिए। दोस्त जो साथ बैठ के शराब पीते हैं वो भी ख़तरनाक होते हैं। कोई जगह जैसे कि रॉयल पाम्स या कोई ऐसी जगह जो शराब के लिए मखसूस समझी जाती है, वो जगह भी ख़तरनाक होगी। और फिर वक्त का पहलू, फिर आपके मूड और मिजाज का पहलू, फिर जिन कामों के बाद आप अगला काम करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग जब कोई काम काज में ताज़ा कामयाबी हासिल करते हैं बिज़नेस में या किसी में, तो वो टाइम टू सेलिब्रेट है। तो पहले से तय करना चाहिए कि अगर मैं कामयाबी हासिल करूँगा तो सेलिब्रेट मैं ऐसे करूँगा। और उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आपने अपने आप को शराब से रिवॉर्ड करने की आदत डाली होती है, तो पहले मंसूबे बनाने पड़ेंगे प्रोएक्टिवली, वक्त से पहले। और आप ऐसा बंदोबस्त रखेंगे, अगर आप वक्त से पहले सोचें तो आप यकीनन ऐसे कामयाब मंसूबे बना सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, शेर बकरी और घास को दरिया के दूसरी जानब पहुँचाना होता है ना, जैसे करते हैं। तो फिर हम बंदोबस्त करते हैं, अपने इर्द गिर्द घेरा डालते हैं कि इस बंदे के साथ मैंने शाम को नहीं मिलना, इसको मैंने सुबह नाश्ते में मिलना है, और इस जगह नहीं मिलना, उस जगह मिलना है, और जब मैंने मिलना है तो फ़लाँ बंदा भी साथ मौजूद हो तो अच्छा है। तो जब हम अपनी हिफाजत के ताने बाने बुनने लगते हैं तो उससे मसला हल होता है। अच्छा, कई दफ़ा बड़े बड़े लोगों से भी इंस्पायर होते हैं। मुझे मतलब एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन, वो ये कहते थे कि अगर मैं आफ्टर द होल डेज़ वर्क थोड़ी सी पी लेता हूँ तो ये क्या है, इसमें क्या बुराई है? ज़्यादातर लोगों का यही इस्तदलाल होता है कि मुझ में और कोई बुराई तो नहीं है ना, तो मैं तो यही करता हूँ ना। लेकिन असल मसला बतौर डॉक्टर जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि जो काम आप करने की एबिलिटी नहीं रखते, यानी जब आप शराब को प्रोसेस नहीं कर सकते, आपके जिस्म में वो निज़ाम ही नकारा हो चुका है जो शराब के साथ निभाह करता है, और जब आपकी एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है सेफ़ ड्रिंकिंग की, तो फिर आप उससे इज्तनाब करें, क्योंकि आखिरकार जब बंद टूटेंगे तो वो सैलाब आएगा जो कि आपको और आपके प्यारों को डुबो देगा। अब ये जो साहब हैं, इनको हम कहते हैं हाई। एक सवाल सिर्फ मैं करना चाह रहा हूँ कि ये एक शख्स की डिज़ीज़ है, ये इसमें प्यारे क्यों, आपने कहा उनके प्यारों को डुबो देगा। डिज़ीज़ जो है, आपने जैसे फरमाया कि शराब एक शख्स पी रहा है तो उसके प्यारों को तो इफ़ेक्ट नहीं ना कर रही। देखिए, अगर तो वो शराब का मरीज़ नहीं है तो फिर तो उसके प्यारे ना सिर्फ ये कि अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो उनके साथ अच्छा सलूक करेगा, क्योंकि शराब का अपना अल्कोहल का जो बुनियादी असर है वो 3 है। एक है कि ये रिलैक्स करती है, दूसरा ये काइंड बनाती है, तीसरा ये कॉन्फिडेंट बनाती है। मुझे बताइए इन तीनों चीज़ों में बुराई क्या है? कि तो ये वकार साहब में कॉन्फिडेंस का मसला ही तो था, उसी के लिए तो पी रहे हैं, क्योंकि वो उनका जिस्म का जो निज़ाम है वो साथ नहीं देता ना। अगर जिस्म का निज़ाम फिट होगा तो फिर शराब रिलैक्स भी करेगी, काइंड भी बनाएगी, कॉन्फिडेंट भी बनाएगी। लेकिन अगर शराब पीने से जिस्म में जहरीले मादे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो ना वो रिलैक्स करेगी। आप देखिए शराब की बीमारी में मुब्तला कितने तलख और दुखी नज़र आते हैं।
और जो शराब का दौर चलता रहता है उनकी हालत बहुत नागुफ्तबे हो जाती है और उनके घर वालों को तरस आना शुरू हो जाता है और वो घर वालों के साथ उनका इंटरेक्शन जो है बड़ा ख़राब हो जाता है। वो लूज टॉक करते हैं, वो पुरानी बातें बार बार दोहराते हैं, वो हाथ उठाते हैं, वो धमकियाँ देते हैं और वो शराब के नशे में जब सिगरेट पीते हैं तो बीवियों को फिर वो कहती हैं ध्यान रखना पड़ता है। और जब किसी दोस्त के यहाँ जाके शराब पीते हैं तो फिर बीवियों को फ़ोन करते हैं कि अब आके ले जाओ मेरी ज़िंदा लाश। और मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन को, जो बीवियां होती हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है अपने ख़ामद को इस हालत में देख के, क्योंकि बीवियां अपने ख़ामद को बेहतरीन हालत में देखना चाहती हैं और बीवियों का वो एक अज़ली ख्याल होता है कि जिससे मैं शादी करूंगी वो सफ़ेद घोड़े पे आएगा और मुझे हर मुसीबत से बचाएगा और मुझे हर बला से महफूज रखेगा। लेकिन जब किसी खातून का मियाँ शराब के नशे में धुत बाथरूम में गिरा हुआ होता है तो उसकी आंखों से ख़ुद ब खुद आंसू रवां हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह होता है और ख़ातून सोचती है कि अगर इस वक्त कोई दुश्मन मुझ पे हमलावर हो तो ये मेरी मदद तो भी नहीं कर बोझ सकता। नहीं उठा सकता। यानी जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, जो अपने होशो हवास में नहीं है, वो अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर सकता। कभी वो सड़कों पे एक्सीडेंट करता है, कभी वो पुलिस पकड़ के ले जाती है, कभी कोई मामला दरपेश होता है, कभी लोगों से झगड़े चल रहे होते हैं। तो एक ऐसा बंदा जो शराब की बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग, चाहे वो घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे कोई भी सीन हो, उसमें वो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये एक बीमारी है और ये किसी को भी लग सकती है। जो शराब पिए उसमें से कुछ लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। और ये आपकी बात सुनते सुनते मैं सोच रहा था, जिस तरह आप फरमाते हैं कि डॉक्टर्स हो सकते हैं, पायलट्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। मुझे याद आ गया कि मतलब ये मायूब लगती है बात, मैं ऐसे कुछ आलिम दीन भी जानता हूँ जो इस आर्ज़े का शिकार है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोग अच्छी नीयत से भी बाज़ औक़ात कोई ऐसा काम शुरू कर बैठते हैं जो उनका ख्याल होता है कि वो जल्द ही छोड़ देंगे और फिर वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि इब्तिदा में वो कोई बहुत अच्छी पेश गोई अपने मुस्तकबिल के तर्ज़ अमल के बारे में वो नहीं कर सकते। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कोप करने के लिए, सिंगर्स और एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ऐसे लोग जो बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे होते हैं। बहुत से शायर जो कि जिनके नाम शायर तो ज़रूरी समझते हैं सर कई बात। हाँ, ये भी मिथ है गालिब। तो बहुत सारी चीज़ें मिथ है कि अगर कोई पायलट हो और शराब ना पिए ये कैसे हो सकता है, और कोई शायर हो तो शराब ना पिए। तो ये कुछ चीज़ें, जैसे म्यूज़िशियन है तो नशा ना करे तो ये कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें मिथ्स हैं, ये हकीकत में मबनी नहीं है। अगर म्यूज़िक मज़ेदार चीज़ है तो फिर वो ख़ुद कफ़ील होनी चाहिए, उसके अंदर शराब की ज़रूरत फिर नहीं पेश आनी चाहिए। खिलाड़ी हैं ऐसे लोग जो, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मिज निकाल देते हैं, वो समझते हैं आप, जो अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हैं। तो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं वही फिर अपना ये बुरा हाल कर लेते हैं और कहते हैं आज का दिन अगर मैं कोप करना चाहता हूँ तो मुझे शराब पीनी होगी। और इस ट्रैक पे वो चलना शुरू करते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो दिन फिर आता ही नहीं जब कि वो शराब के बगैर फंक्शन कर सकें। तो ये वकार साहब और इनकी फैमिली के लिए व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? देखिए, पहली चीज़ तो ये इस मिथ से भी निकल जाएं कि शराब की बीमारी के इलाज के लिए किसी रिहैब सेंटर के अंदर जाके दाखिल होना पड़ता है। ये बहुत कम तादाद मरीज़ों की ऐसी होगी जिनको कि किसी इंडोर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़माना भी तो तरक्की कर रहा है और दुनिया भर में इलाज बदल रहे हैं। और किसी शराब के मरीज़ के लिए ये बात अगर उसे कही जाए कि जी आपको आज से ही शराब छोड़नी होगी और आपको रिहैब जाना होगा, तो उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। और इस गलत फहमी की वजह से भी बहुत लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते और वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जी मुझे बड़ी डिप्रेशन है, वो अपनी राम कहानियाँ सुनाते हैं। और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ों को कहा जाता है जी तुसी मिठे का परहेज़ करो, तो उनको भी कहा जाता है कि थोड़ा शराब का परहेज़ करो, ऐसे हल्का फुल्का। वो कहते हैं जी मैं पहले ही कर रहा हूँ, और फिर एक एंटी डिप्रेसेंट लिख देते हैं जो कि वर्क नहीं करता। जब खून में जहरीला मादा होगा तो एंटी डिप्रेसेंट कॉल जो है मदद नहीं करेगा।
और शराब चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेसेंट है, क्योंकि एल्डिहाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत नीचे की तरफ ले जाते हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई शराब पी ले तो उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो फेल हो सकता है, और शराब की ओवरडोज से लोग इसी तरह मरते हैं। एक तरफ जबकि खून में जहरीले मादे हैं, एल्डिहाइड है, और बंदा उसके ज़ेरे असर है, तो दूसरी तरफ जब एंटी डिप्रेसेंट देंगे तो एंटी डिप्रेसेंट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या पोटेंट दवा नहीं होती। आपको पता है कि जो भी एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर्स शुरू कराते हैं लोगों को, वो 3 हफ्ते के बाद तो अपना असर शुरू करते हैं। जब तक कोई शराब नहीं छोड़ता, उस पर साइकेट्रिक मेडिकेशन का इस्तेमाल दोहरा नुकसान देता है। एक तो उससे फ़ायदा नहीं होता, फिर उन दवाओं के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अजीब मत मारी जाती है उससे भी, और सूरत हाल बेहतरी की तरफ हरगिज़ नहीं आती। एक तो पहला ये समझ लें कि ज़्यादातर जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स होते हैं, अच्छा हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स हम उनको कहते हैं जो भी रोज़गार पे होते हैं, जो प्रोडक्टिव होते हैं, जिनको बूस्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स हैं उनको रिहैब में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वो आउटडोर बेसिस पे काउंसलिंग में जा सकते हैं, और अपने मर्ज़ को समझते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पे चल सकते हैं जो सोब्राइटी का रास्ता है, जो शराब से निजात का रास्ता है। और उनको उस दिन, जिस दिन उनका इलाज का आगाज़ होता है, शराब नहीं छोड़ना होती, बल्कि आगे जाके शराब छोड़ना होती है, और ये उनका ज़ाती मसला होता है शराब छोड़ना, क्योंकि वो काउंसलिंग के लिए आते ही इस वजह से हैं कि वो शराब को छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग फिर ऐसे भी होते हैं कि जो शराब के बीमार नहीं होते, जिन्हें ज़्यादा शराब पीने की एक आदत पड़ चुकी होती है, और उन्हें मॉडरेशन की तरफ ले जाया जा सकता है। यानी जितने लोग भी शराब के हाथों परेशान होते हैं या फैमिलियां मुतासर होती हैं, तो उनमें से कुछ परसेंटेज, उन मरीज़ों में से कुछ परसेंटेज, यानी हर 5 में से 1 है जिसे नए सिरे से करीना सलीका सिखाया जा सकता है कि वो कैसे बेहद शराब पीने की बजाय हद में शराब पिए, आदत मॉडरेशन जिसको कहते हैं। अच्छा, अगर मॉडरेशन के ऊपर चलते चलते उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, तो वो अक्सर फिर ये फैसला करते हैं कि जी मॉडरेशन की मैं इसे छोड़ना ही चाहता हूँ, क्योंकि जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरे छट जाते हैं। हर मरीज़ को अगर ये राह दिखाई जाए कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए, तो फिर ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। लेकिन अगर कोई काउंसलिंग में आ जाता है, कनेक्शन बन जाता है, और डॉक्टर उसे रहनुमाई देता है और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं भी करता, तो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक वो होता है जो समझदार आदमी होता है, जो ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी समेटे हुए होता है, और जो बार बार जिक्र करता है कि देखो मैं PhD हूँ, मैं कोई शराबी हो सकता हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं पायलट हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ, या मैं तो जज हूँ, या मैं तो मेजर जनरल हूँ, या मैं तो फ़लाँ हूँ। तो जैसे बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्कोहलिक तो शायद वो कोई शख्स होता है जो बिल्कुल बेकार होता है, जो फुटपाथ पे गिरा हुआ होता है, तो ये होता है, तो वो होता है। नहीं, बीमारी तो बीमारी, ये तो बीमारी है जिसके अंदर भी शराब की प्रोसेसिंग का निज़ाम बिगड़ गया है, चाहे वो नेक हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, तो वो तो शराब का बीमार है, और उसकी मत मारी जाएगी, वो फजूल बातें करेगा, चाहे उसका पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो पुराना कितना भी भला मानस था, लोग उसके गुण गाते थे। तो आखिरकार जैसे टीबी की बीमारी की एक डिस्क्राइबेबल कहानी है जिसे बयान किया जा सकता है, मलेरिया को एक डिस्क्राइब किया जा सकता है, टाइफाइड को साइंस एंड सिम्टम्स, तो इसी तरह अल्कोहलिज्म एक डिस्क्राइबेबल चीज़ है जिसमें मैक्रो अल्कोहलिज्म होता है जो कि देखने से नज़र आता है, एक माइक्रो अल्कोहलिज्म है जो दूसरों की नज़र से छुपा रहता है लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक की तरह चाट रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो काउंसलिंग का मसला है या इलाज का मसला है उसको कल पे डालते रहते हैं, लेकिन जो अहले खाना होते हैं वो बहुत आसानी से
ऐसी काउंसलिंग में जा सकते हैं जिससे कि वो मरीज़ में इलाज के तरफ रग़बत पैदा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स को एनहांस किया जा सकता है। इसे हम प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें वो डे टू डे इंटरेक्शन में मरीज़ के साथ 1 मिनट के लिए मुख्तसर बात करते हैं जो उन्हें सीखना पड़ती है, जिसके नतीजे में मरीज़ के ऊपर हकीकत अयां होना शुरू होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ माइल होता है कि उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अगर हम इस बीमारी में से स्टिग्मा को कम कर दें, ये जो लोग छुपते हैं स्टिग्मा की वजह से छुपते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हम शराब की बीमारी को कई नज़र से देखते हैं। हम इसे बदकिरदारी का पहलू भी सामने रख के देखते हैं, हम लोगों को बहुत बदनाम भी इस हवाले से करते हैं और देखने में आया है कि हर किस्म के लोग शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं, नेक बद, छोटे कद वाले, लंबे कद वाले और ख़ूबसूरत, और जैसे भी हर तरह के लोग जो हैं शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं। हाँ, पाकिस्तान में अगरचे ज़्यादातर ये मर्दों का, पाकिस्तान में ज़्यादातर का वक्त है मर्दों का उस पर इजारादारी है, लेकिन फिर भी ऐसे भी देखने में आता है कि जो मर्द ख़ुद शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो बीवियों को भी बाज़ औक़ात साथ लगा लेते हैं, और बीवियाँ बाज़ औक़ात सोचती हैं कि मेरे साथ लगने से पहले मैं साथ लगूंगी, फिर मैं इसको भी बाहर ले आऊँगी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा खुशफहमी होती है ख़वातीन को कि वो अपनी मोहब्बत से, प्यार से या टेक्निक से खामद को अपने रास्ते पे लगा लेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो पेशा वराना मदद है, जो काउंसलिंग है, उसे जितनी जल्दी हासिल किया जाए वो बेहतर है। और काउंसलिंग में एक तरीका इनडायरेक्ट काउंसलिंग का भी होता है, जिसमें फैमिली काउंसलिंग हासिल करती है और ऐसे इक़दामात से वाक़फ़ियत हासिल करती है जो उन्हें उठाने की ज़रूरत होती है, पर उन्हें पता नहीं होता क्या करना है। वो मरीज़ पे खामखा मेहरबानियाँ कर रहे होते हैं, नवाज़शें कर रहे होते हैं और तवक्को कर रहे होते हैं कि नतीजे में मरीज़ शराब छोड़ देगा। लेकिन जब उनका पैमाना सब्र लबरेज़ हो जाता है मेहरबानियाँ करते करते, तो फिर आपे से बाहर होकर मरीज़ के साथ बुरा भला सलूक करते हैं और मरीज़ को इश्ताल दिलाते हैं और फिर गिल्टी फ़ील करते हैं, फिर मेहरबानियाँ करते हैं। तो ये जिसे हम अनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग कहते हैं, इसका सिलसिला जारी रहता है। जो माकूल रवैये हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जो पटरी से उतरा हुआ है या शराब की बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि शराब की बीमारी में और बड़ी कबाख्तें जमा हो जाती हैं, ये कोई सिंपल बीमारी नहीं रहती, ये कंपाउंड हो जाती है। एक शराब पीने वाला जो मालदार है, हाई फंक्शनिंग है, जब घर में उसकी नहीं बनती तो बाहर वो ऑफशोर कंपनियां फिर खोलना शुरू कर देते हैं, फिर बीवी के बजाय और नए नए रिश्ते वो बनाने लगते हैं, जिससे ऑफशोर कंपनी हर तरह की। हाँ, तो उसमें सीख लेना कि कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे किसी मरीज़ से बात करते हैं। हक सच की बात करके तो फिर थोड़ा रुक जाते हैं, ज़्यादा फड्डा नहीं करते, शोर नहीं मचाते। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं। अगर आप पूरी तरह से तवज्जो से सीखना शुरू कर दें तो आपको रोज़मर्रा प्रोग्रेस सामने आने लगती है, जिससे बड़ी इनकरेजमेंट होती है। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक होता है वो भी अल्कोहलिक होता है, और जो दूसरा होता है जो बिल्कुल दुनियादारी से फारिग हो चुका होता है और जो अब कामकाज भी नहीं करता, रॉक बॉटम होते हैं, लेकिन माजी में उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की होती हैं, बिजनेसेस होते हैं जो औलाद को ट्रांसफ़र हो गए होते हैं और वो एक कमरे में एक आध खिदमतगार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो औलाद कहती है अच्छा जिस चीज़ में हमारे बुज़ुर्ग खुश हैं तो खुश रहें, तो हम नहीं दखल देते, और वो अगर दखल दें तो बदमज़गी होती है और वो एक पसमानदा सी ज़िंदगी एक ऐसा बंदा गुजार रहा होता है जिसकी कामयाबियों को दूसरे लोग बहुत कैश करवा रहे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और वो इसलिए दखल नहीं देते अल्कोहलिज़म के इस पहलू पर कि उससे उनको ख़ुद से कोई नुकसान पहुँचेगा। तो वो कहते हैं जी ठीक है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे खुश रहें। हालांकि बुज़ुर्ग खुश नहीं हो रहे होते, वो एक बीमारी में होते हैं और बड़ी अज़ियतनाक मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश डाल के अपने बुज़ुर्गों की बेहतरी के लिए ऐसे सॉफ्ट इक़दामात किए जा सकते हैं जिसे सॉफ्ट इंटरवेंशन कहेंगे। कई किस्म की इंटरवेंशंस हैं,
फैमिली इंटरवेंशन है, सॉफ्ट इंटरवेंशन है, प्रोसेस इंटरवेंशन है, क्राइसिस इंटरवेंशन है। जैसी सिचुएशन हो उस तरह के इक़दामात मौजूद हैं जो किए जा सकते हैं और बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कोई प्रोजेक्ट होता है उसके वैसे गोल सेटिंग की जाती है, वक्त मुकर्रर किया जाता है, संजीदगी से उसमें हिस्सा लिया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जब आप किसी प्यारे को शराब की बीमारी या नशे की बीमारी से निजात दिलाते हैं तो आपको ज़ाती भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, आप अक्ल व दानिश में पहले से बेहतर हो जाते हैं और ज़िंदगी के मामलात में आपकी जो गिरफ्त है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो वक़ार साहब को मैं यही कहूँगा कि परफेक्शन के ट्रैप में से निकल आए, शराब की बीमारी को समझें, अपने जिस्म के बिगड़े हुए निज़ाम को समझें, अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने के लिए रेगुलर काउंसलिंग में ख़ुद भी शरीक हों और अपने अहले खाना को भी शरीक करें, क्योंकि इनके साथ रहते रहते अहले खाना की ज़िंदगी भी काफ़ी मुतासर हो गई होती है। जैसे हम इसे अल्कोहलिज़म कहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स में शैडो अल्कोहलिज़म साया पड़ जाता है, साया पड़ जाता है। वो पहले जैसे नहीं रहते, वो तलख हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी लो ग्रेड क्रॉनिक डिप्रेशन चलने लगती है। तो एक बंदे से जब बीमारी शुरू होकर दूसरे तक पहुंचती है तो उसकी तकलीफ़ें भी दूसरे तक पहुंचती हैं। और जिस तरह बहाली में आता है कोई मरीज़ शराब छोड़ के खूबसूरत ज़िंदगी की तरह एक चिराग जलता है, तो फिर ख़ानदान में भी चिरागा होता है। सो मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में जब हम एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारते हैं और हमें जो ये स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर्स और ये जो ट्रैवलिंग है कितनी आसान हो गई है और ये इंटरनेट की सहूलत, ये सब चीज़ें, तो इलाज भी पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गए हैं। चाहे वो दिल का मर्ज़ हो या डायबिटीज़ का मर्ज़ हो, लोग बिल्कुल नियर नॉर्मल एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह अल्कोहलिज़म या एडिक्शन या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी अहले खाना एक खूबसूरत जद्दोजहद के नतीजे में ख़ुद भी अपने लिए बेहतर ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं और अपने प्यारों को भी वो एक मिज़रेबल ज़िंदगी से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत। आपने जो है हमें मसला तो भेजा था वक़ार साहब ने, और डॉक्टर सदाकत अली की गुफ्तगू आपने सुनी जो गुज़श्ता 40 साल से लगभग एडिक्शन साइकेट्री में एक सनद की हैसियत अब रखते हैं। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी ट्रेनिंग्स में दुनिया भर के जो बेस्ट इंटरवेंशनिस्ट्स हैं अमेरिका के, उनके साथ भी मिल के काम करते हैं। तो वक़ार साहब घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड फैमिली ख़ास तौर पे वक़ार साहब की जो है यू कैन रीक्लेम योर लाइफ। आपका हक़ है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें और आप ऐसा कर सकते हैं। तो वंस अगेन आपके पूछने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा तो प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और डॉक्टर सदाकत अली इज़ ऑलवेज़ है टू हेल्प यू। और ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो आप फेसबुक के विलिंग वेज के पेज पे देखते हैं, इसका मकसद ही अवेयरनेस है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चिराग रोशन कीजिए, चिरागा कीजिए, अपने इर्द गिर्द भी ये बात फैलाइए कि ये डेड एंड नहीं है, बंद गली नहीं है, आप इसमें से रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। हमने घंटे से ज़्यादा किया है जी।